हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। और देखिए, राजस्थान का अपवाद तंत्र का ये पार्ट 2 है। राजस्थान के अपवाद तंत्र का पार्ट फर्स्ट हमने देखा था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राजस्थान के अपवाद तंत्र का पार्ट फर्स्ट था और इसमें हमने तीनों प्रकार के अपवाद तंत्र देखे थे। आंतरिक, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र। और इसमें कौन कौन सी नदियां आती है, ये पूरी की पूरी सीट हमने एक साथ देखी थी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या प्लेलिस्ट से इसको जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये डिवाइडेशन क्लियर हो जाएगा कि किस किस डिवाइडेशन में कौन कौन सी नदी आती है। आज के इस वीडियो में हम इस फर्स्ट नंबर के आंतरिक अपवाद तंत्र की सारी नदियां देख लेंगे दोस्तों। और साथ ही मैंने इसकी ट्रिक भी आपको बताई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार वापस मैं इस ट्रिक को बता देती हूँ। ये आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों को याद करने की ट्रिक थी। आरपीएससी के द्वारा कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि ये किस प्रवाह तंत्र की नदी है। तो देखिए, मैंने ट्रिक बताई थी, रूपा का रूप में कुछ खास सा, ठीक है। और इसमें से मैंने कुछ को डिलीट कर दिया था। बिल्कुल इजी ट्रिक है, वापस देख लीजिए। रूपा का रूप में कुछ खास सा, ठीक है। अगर कुछ को डिलीट कर दें तो ये सारी की सारी नदियां एक साथ आ चुकी है दोस्तों। रूप से रूपारेल, का से कांकणी और कांतली, रूप से रूपनगढ़, में से मेंथा, खा से खारी और खंडेला दोनों, से सरस्वती या घग्गर नदी, और सा से साबी, और साथ में सागरमती नदी को ऐड कर लीजिएगा दोस्तों। तो साबरमती वो अलग है, जबकि ये सागरमती नदी है दोस्तों। अभी हम वीडियो में देख लेंगे इसको। तो इस प्रकार से इस इजी सी ट्रिक से हम आंतरिक प्रवाह की सारी नदियां जो है आपको इजीली याद हो जाएगी। आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 2-4 मिनट वीडियो लंबा हो सकता है, बिकॉज ये सारी की सारी जितनी भी नदियां हैं दोस्तों, आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक अपवाद क्षेत्र की जितनी भी ये सारी नदियां हैं, ये आज के इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान का अपवाद तंत्र का पार्ट 2, राजस्थान की आंतरिक अपवाह की नदियां। और जैसा कि फर्स्ट पार्ट में बात हो गई थी कि राज्य का जो है कितना, राज्य के कितना विस्तार पर ये आंतरिक अपवाह है, तो 60.2% पर जो है आंतरिक अपवाह तंत्र फैला हुआ है, ठीक है, नदियों के रूप में। ये आपने देख ही लिया होगा। प्लीज़ अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और साथ में प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर जो भी न्यू वीडियो में लेके आऊँगी दोस्तों, वो आपके यूजफुल तो होगा ही, लेकिन उसकी जो सूचना है वो आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगी। अब फर्स्ट नदी देख लेते हैं, घग्गर नदी। तो देखिए, घग्गर नदी मौसमी नदी है। अब जितनी भी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो क्या होगी, वो मौसमी नदियां ही होगी कि बरसात आएगी तो वो चल पड़ेगी, और जैसे ही बारिश का सीजन निकलेगा वो सूख जाएगी। ओके, तो घग्गर नदी सबसे लंबी आंतरिक नदी है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है, और इसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। तो ये हमें याद होना चाहिए कि सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी घग्गर नदी है दोस्तों, और सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी कांकणेय नदी है, जो हम अभी आगे देखेंगे। घग्गर नदी के उपनाम या अन्य किन नामों से घग्गर नदी को जाना जाता है, तो दोस्तों सरस्वती नदी, द्वस्वती नदी, मृत नदी, सोतर नदी और हाकड़ा नदी, ठीक है। ये सभी नाम घग्गर नदी के ही हैं। अब देखो, इन सभी नामों को देखकर ये पूछ लिया जाए कि घग्गर नदी को वैदिक साहित्य में क्या बोला जाता था, तो सरस्वती नदी ही बोला जाता था दोस्तों, ठीक है। इसमें वैदिक वेदों में इस घग्गर नदी की सरस्वती नदी होने की पुष्टि मिली है। इसके साथ में अगर लोक साहित्य पूछा जाए कि घग्गर नदी को लोक साहित्य में क्या कहते हैं, तो हकरा या हाकरा कहते हैं, ठीक है। इसको नाम से संबंधित क्लियरिटी आप यहाँ कर लीजिएगा। यहाँ से हिमाचल से ये निकलती है, तो यहाँ पर दोस्तों हरियाणा में ओटू बैराज बांध बना हुआ है, ठीक है। तो हिमाचल से ये हरियाणा तक आती है, तब तक तो कहलाती है दोस्तों घग्गर, और ओटू बैराज बांध को पार करते ही ये जो पाकिस्तान तक जाती है, तो ये नदी कहलाती है यहाँ तक हाकड़ा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक तो ये घग्गर कहलाती है, और यहाँ तक ये हाकड़ा कहलाती है। दोनों नाम इसी नदी के हैं। अब देखिए, इसका उद्गम देख लेते हैं। इसके पाट क्षेत्र को या पेटे को नाली कहते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसका उद्गम है शिवालिक की पहाड़ियों से ये निकलती है। कालका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, मीन्स हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से ये निकल रही है, पंजाब और हरियाणा राज्यों में बह रही है, और हनुमानगढ़ के टिब्बी में
ठीक है। हम हनुमानगढ़ के टिब्बी में जो तलवाड़ा झील है उससे राजस्थान में एंटर कर रही है, मतलब टिब्बी हनुमानगढ़ में ये एंटर कर रही है राजस्थान में। ओके, यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गए हैं कि कौन कौन से राज्यों में ये बह रही है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान हो गए। ठीक है, इसके साथ में हिमाचल प्रदेश हो गए, मतलब 4 राज्यों में ये घग्गर नदी बहती है। इसके बाद में राजस्थान में कहाँ से ये एंटर करती है, तो टिब्बी हनुमानगढ़ से ये एंटर करती है। अब देखिए ये, अब मैं आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हिमाचल प्रदेश है और देखिए एकमात्र राजस्थान की जो है सबसे लंबी आंतरिक नदी तो है ही, और एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से जल लेके आती है। ठीक है, जितनी भी आंतरिक नदियां देखेंगे ना, उनमें से एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से जल लेकर आती है। ओके, तो ये कालका हिमाचल से देखिए स्टार्ट हो रही है यहाँ से, फिर पंजाब और हरियाणा में बहेगी, और हरियाणा में ओटू बैराज बांध बना हुआ है। कौन सा है? ओटू बैराज बांध। इस ओटू बैराज बांध को पार करने तक ये जो है पाकिस्तान तक जाती है। यहाँ तक ये हाकड़ा कहला रही है, पहले घग्गर कहलाती है। ठीक है, अब ओटू बैराज बांध के बाद में ये हनुमानगढ़ के टिब्बी में अपने राजस्थान में एंटर हो रही है। फिर थोड़ी बरसात अच्छी हो गई तो श्री गंगानगर तक इसका फ्लो हो जाता है, और अगर श्री गंगानगर तक फ्लो होने के बाद में भी अगर तेज बारिश हो जाए, बाढ़ के हालात हो जाए, तो दोस्तों ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी बहकर जाती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इसी को ही मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है कि अगर औसत वर्षा हो, पूछा जाए कि घग्गर नदी में अगर औसत वर्षा हो रही है तो वो कहाँ तक जो है बह कर जाती है, तो ये भटनेर हनुमानगढ़ तक चली जाती है। दोस्तों अभी हमने कहा टिब्बी हनुमानगढ़ में एंटर हो रही है, और जो है मीडियम अगर बारिश हो रही है तो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ तक ये जाकर विलीन हो जाती है। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत अच्छी बरसात हो गई तो ये बहकर सूरतगढ़ श्रीगंगानगर तक चली जाती है, और अगर बाढ़ के हालात हो गए तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक अलग क्वेश्चन ये बनता है कि पाकिस्तान में ये एंटर तो करती है, भाई राजस्थान में तो टिब्बी हनुमानगढ़ से कर रही है। ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान में जब प्रवेश कर रही है तो कहाँ से करती है? बिंजोर से। कहाँ से करती है? बिंजोर पाकिस्तान में ही है। तो पाकिस्तान का एरिया पूछा जाए तो बिंजोर से ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और जबकि हमारा एरिया पूछा जाए, पाकिस्तान में प्रवेश मैंने यहाँ भी लिखा है, तो वो अनूपगढ़ जिले से करती है। आपको पता है कि अनूपगढ़ नया जिला बन चुका है, तो पाकिस्तान में अनूपगढ़ जिला, मतलब भारत की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए तो अनूपगढ़ जिले से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। जबकि पाकिस्तान का ही एरिया पूछा जाए कि पाकिस्तान में कहाँ से एंटर कर रही है, तो उनका बिंजोर क्षेत्र पड़ता है, वहां से ये एंटर कर जाती है। अब घग्गर नदी की सहायक नदियां देखेंगे, कौशल्या नदी, चौतंग नदी और सरस्वती नदी। देखो सरस्वती नदी ये सरस्वती नदी है। ठीक है, तो ये सहायक नदियां हो गई। अब प्रसिद्ध स्थल देखेंगे, कौन कौन से स्थल इस नदी के किनारे हैं, तो घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे देखो दोस्तों, कालीबंगा और रंग महल। मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो सभ्यता है वो राजस्थान में कालीबंगा और रंग महल राजस्थान में है, और ये दोनों की दोनों सभ्यताएं अपने घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में मिली है। ठीक है, इसके बाद में बनवाली सभ्यता, बनवाली सभ्यता हरियाणा में है, वो भी इसी नदी के किनारे है। मीन्स अगर मैप में देखें तो हरियाणा में यहाँ पर इस नदी के किनारे बनवाली सभ्यता मिली है। जबकि राजस्थान की बात करें, राजस्थान हनुमानगढ़ में जहाँ ये एंटर हो रही है, यहाँ पर कालीबंगा और रंग महल नामक सभ्यता मिली है। अब चूंकि घग्गर नदी ही सरस्वती नदी की पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई भी है, तो पंजाब में इसी सरस्वती नदी को भाई पंजाब में किस नाम से जानते हैं, तो चितांग के नाम से जानते हैं। और सरस्वती नदी का अगर उल्लेख पूछे तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल के 136वें सूक्त में सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमने डिटेल से क्लियर कर ली है घग्गर नदी। अब देखेंगे कांतली नदी। तो देखिए कांतली नदी, कांटली भी इसको कहते हैं, कांतली या कांटली नदी। ठीक है, स्पेशल देखिए पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी आंतरिक नदी है दोस्तों। सबसे लंबी आंतरिक नदी घग्गर नदी देखी, सबसे छोटी कांकणे या मसूरिदी नदी देखी हमने अभी। अब पूर्ण बहाव की दृष्टि से पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कांतली या कांटली नदी ये सीकर की है। ठीक है, इसकी लंबाई 100 किलोमीटर लगभग है दोस्तों, और इसका बहाव क्षेत्र देखा जाए तो सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू है। तो देखिए सबसे पहले ये निकलती कहाँ से है, तो कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां पड़ती है दोस्तों सीकर में। देखिए खंडेला नदी भी है फ्रेंड्स, जो आंतरिक अपवा क्षेत्र की नदी है, लेकिन खंडेला नदी
जयपुर से निकलती है, जबकि खंडेला की पहाड़ियां सीकर में है। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। तो कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों सीकर से निकलती है। नीम के थाना में, जो कि अब नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नीम का थाना किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर नया डिस्ट्रिक्ट बना है। ओके, तो नीम के थाने में बहती है और झुंझुनू में ये मंडरेला गांव है, मंडरेला गांव में समाप्त हो जाती है। तो ये तो था उद्गम और समाप्ति कांतली नदी की। बहाव क्षेत्र ये हो गया, सीकर से स्टार्ट हो रही है, नीम के थाना में बह रही है और झुंझुनू में ये समाप्त हो रही है। ठीक है, झुंझुनू और चूरू की सीमा पर ये लगभग समाप्त हो जाती है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन सी सभ्यताएं, अभी हमने देखा कालीबंगा और रंगमहल की सभ्यता कौन सी नदी पे मिली थी, घग्गर नदी पे। वैसे ही कांतली नदी पर दोस्तों गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट सभ्यता है, ये नीम के थाने में आ गई है। तो नीम के थाने में ये गणेश्वर सभ्यता मिली है कांतली नदी पर। अब देखिए ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है। और जब हम सभ्यताओं की वीडियो स्टार्ट करेंगे, राजस्थान की सभ्यता, भारत की सभ्यता, तब मैं ये चीजें डिटेल से पढ़ाऊंगी दोस्तों। अभी गणेश्वर सभ्यता का विकास नीम के थाना में जो कातली नदी है उसके मुहाने पर हुआ है, उसके मुहाने पर ये सभ्यता हमें प्राप्त हुई है। और यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन पुटअप भी हुआ था कि मछली पकड़ने के कांटे किस सभ्यता से संबंधित है, तो ये गणेश्वर सभ्यता से संबंधित, ये पूछा भी गया था क्वेश्चन। इसके साथ में सुनारी सभ्यता है फ्रेंड्स, वो सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है, इसी नदी के किनारे। तो कातली नदी के किनारे दो सभ्यताएं हो चुकी है, गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता। सीकर में कातली नदी का बहाव क्षेत्र जो है तोरावाटी कहलाता है। आपको पता है जब हमने राजस्थानी भाषा की बात की थी, राजस्थानी भाषा का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये तोरावाटी शब्द सीकर से या शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है फ्रेंड्स। और कातली नदी झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है, ये एक इसकी अलग स्पेशलिटी है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर की आंतरिक अफवाह है, जो है नदी है कातली नदी, वो क्लियर हो गई है। नेक्स्ट देखेंगे साबी नदी। साबी नदी की लंबाई 222 किलोमीटर है, राजस्थान में 157 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, साहिबी नदी इसका नाम है, साबी या साहिबी कह दिया जाता है। उत्तर दिशा में बहने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। अब इसका उद्गम देख लीजिए, सेवर की पहाड़ियों से ये निकलती है साबी नदी। साबी से सेवर याद रख लीजिएगा। और सेवर की पहाड़ियां कहाँ पड़ती है फ्रेंड, जयपुर में। तो जयपुर से निकलेगी, अलवर में पूर्ण रूप से ये बहती है और हरियाणा के गुड़गांव में ये विलीन हो जाती है। इसका बहाव क्षेत्र क्या क्या हो गया, एक तो जयपुर में ही देखो कोटपुतली बहरोड अभी अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया है, लेकिन पहले जयपुर में ही आता था। तो जयपुर, कोटपुतली, बहरोड और अलवर में यह बहती है। ठीक है, अलवर की सबसे लंबी नदी है दोस्तों साबी नदी। और अकबर ने, क्योंकि जो ये इसका जो बहाव है ये इतना ज्यादा होता है, इसका अपवाह क्षेत्र इतना ज्यादा है कि अकबर ने अनेक बार इस नदी पर पुल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा था। तो ये हो गई साबी नदी। जबकि जोधपुरा सभ्यता का डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो जयपुर है। तो जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर मिलेगी, साबी नदी पर मिलेगी हमें। ठीक है, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो, जोधपुरा से जोधपुर ना समझ लें हम। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है और ये साबी नदी पर जो है मिली है। और हाथी दांत के अवशेष इसी जोधपुरा सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। ओके, एक नोट देख लीजिए, हरियाणा में इसे नजफगढ़ का नाला भी कहते हैं। किसको, साबी नदी को हरियाणा में नजफगढ़ का नाला भी कहते हैं। तो दोस्तों ये क्लियर है साबी नदी। ये आपने देख ही लिया फ्रेंड्स। प्लीज़ आरपीएससी लर्निंग वर्ड पर जो भी वीडियोस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, यदि आपको थोड़ा सा भी वो यूजफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द पहुँच जाएगी। नेक्स्ट नदी है दोस्तों मेंथा नदी या मेंढा नदी। इसका उद्गम है मनोहरपुरा, जयपुर से ये जो है स्टार्ट होती है। और जयपुर में देखो, जयपुर से स्टार्ट हो रही है, फिर थोड़ी दूर ये नागौर में बहेगी और सांबर झील में अपना पानी पूरा उड़ेल देती है। ठीक है, तो जयपुर और नागौर हो गया और सांबर में फिर ये मिल गई। इसमें एक मुख्य क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लूणवा जैन स्थल। ठीक है, लूणवा जैन तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे हैं, तो दोस्तों मेंथा नदी के किनारे हैं। लूणवा गांव नागौर में ये लूणवा जैन तीर्थ स्थल है।
5th नंबर पे है कांकणी या कांकणेय नदी। दोस्तों ये मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी की बात करें तो घग्गर, और सबसे छोटी नदी तो ये कांकणी या कांकणेय नदी ही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये ओनली और 17 किलोमीटर ही जो है बहती है। ओके, तो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे छोटी नदी है ये कांकणी या कांकणेय। इसके उपनाम है दोस्तों, इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं, कांकणी, कांकणी या मसूरदी नदी। इसका उद्गम ये देखिए जैसलमेर में ही उद्गम है, वहीं बहती है और वहीं विलुप्त हो जाती है। तो उद्गम कोटड़ी गांव जैसलमेर से तो ये निकलती है, मीठा खाड़ी जैसलमेर में जाकर विलीन हो जाती है। स्पेशल क्या है, भुज झील, हमने जब ये झीलों के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी झीलें डिटेल से क्लियर करवाई है दोस्तों। तो भुज झील, तो भुज झील कौन सी नदी पर है? ये कांकणी या कांकणेय नदी पर ही है भुज झील। ये कांकणी या कांकणेय नदी ही अपने बाव क्षेत्र में भुज झील का निर्माण करती है। कहाँ पर दोस्तों? रूपसी गांव जैसलमेर में। ये अनेक नदियों का नाम हमने देखा जो सांबर झील में गिर रही है, इसलिए सांबर झील का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डिटेल से इसको क्लियर कर लीजिएगा। बाकी मैंने यहाँ शॉर्टकट में भी लिख दिया है कि सांबर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती है। तो मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और तुर्तमती। ठीक है, तो मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला ये चारों ही हमारे आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र में नदियां आ गई जो सांबर झील में अपना पानी पूरा ले जाती है। नेक्स्ट नदी देखेंगे हम रूपारेल नदी। रूपारेल नदी, तो दोस्तों इसका अन्य नाम है लसवारी नदी, वराह नदी या बराह नदी। ओके, इसकी लंबाई टोटल है 104 किलोमीटर। भरतपुर की लाइफलाइन इस नदी को कहा जाता है। इसके पहले जब हमने झीलें देखी थी तो भरतपुर की मोती झील देखी थी, और वहां पर भी हमने डिटेल से इसके बारे में चर्चा की थी कि भरतपुर की मोती झील को जो है लाइफलाइन कहा जाता है भरतपुर की। ओके, तो झीलों में तो मोती झील है भरतपुर की लाइफलाइन, और नदियों में रूपारेल नदी है भरतपुर की लाइफलाइन। रूपारेल नदी कहाँ से स्टार्ट होती है? अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियों से स्टार्ट होती है दोस्तों ये। और इसका जो बहाव है, अब अलवर से स्टार्ट हुई है, अलवर से बहुत कम बहती है ये, और फिर लास्ट में भरतपुर में बहुत ज्यादा बहती है। ठीक है, वहाँ जो है पेयजल की आपूर्ति इस नदी के द्वारा अधिकतर होती है, इसलिए ये लाइफलाइन कहलाती है। समाप्ति कहाँ हो जाती है दोस्तों? डीग, भरतपुर में ये समाप्त हो जाती है। सहायक नदियां, रूपारेल नदी की सहायक नदियों का नाम है सुकरी, गोलारी, नाला क्रोती, शान गंगा या श्याम गंगा। ओके, स्थल, तो कौन कौन से मुख्य स्थल? तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों नौह सभ्यता। तो नौह वैसे भी भरतपुर में है, तो नौह सभ्यता हमें प्राप्त हुई है, वो रूपारेल नदी भरतपुर में प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ डीग महल बने हुए हैं इस नदी के किनारे। मोती झील है, मोती झील बांध भी है, और सीकरी बांध भी यहाँ पर है। ठीक है, तो सीकरी बांध याद रखिएगा, सीकरी बांध यहाँ रूपारेल नदी भरतपुर में है। तो ये हो गई रूपारेल नदी। अब देख लीजिए दोस्तों रूपनगढ़ नदी। तो रूपनगढ़ नदी कहाँ से निकलती है? सलेमाबाद, किशनगढ़। किशनगढ़ में पड़ता है ना सलेमाबाद। क्या है सलेमाबाद? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये। ठीक है, और किशनगढ़ ऑलरेडी अजमेर में है, तो देखिए किशनगढ़, सलेमाबाद, अजमेर से ये निकलती है, और ये नदी अजमेर में ही बहती है, और फिर बाद में सांबर झील में अपना पूरा पानी ले जाती है। ये हो गई रूपनगढ़ नदी। अब है फ्रेंड्स खारी और खंडेला नदी, दोनों की दोनों नदियां जयपुर से निकलती है दोस्तों। खारी नदी तो जयपुर से निकलती है, जयपुर की पहाड़ियों से सांबर झील में पानी ले जाती है। सेम खंडेला नदी भी जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है और सांबर झील में अपना पानी उड़ेल देती है। यहाँ अगर पहाड़ियां पूछ ली जाए दोस्तों तो अरावली की पहाड़ियों का नाम लिखेंगे। लास्ट 10th नंबर की सागरमती है ना दोस्तों, लेकिन साबरमती अलग है। ओके, साबरमती और सागरमती में डिफरेंस है दोस्तों। तो सागरमती ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, ये अजमेर के बिस्ला तालाब से निकलती है दोस्तों, और गोविंदगढ़ जो अजमेर में ही पड़ता है, तो गोविंदगढ़ में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो ये 10 की 10 नदियां हमने आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की डिटेल से कंप्लीट की है फ्रेंड्स। इन सभी नदियों को याद करने के लिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस लाइन को आप थोड़ा रटी ही लें, ताकि एक भी नदियों से संबंधित क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आरपीएससी लर्निंग वर्ड को आप सपोर्ट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे न्यू वीडियोज़ आप तक जल्दी पहुँच सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।